नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और इस वक्त हो चला है 16 आने सच का। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच 6 दिनों की लड़ाई बुधवार शाम को युद्ध विराम के बाद से भले ही रुक गई है, लेकिन पाकिस्तानी सेना के लिए पैदा हुई शर्मिंदगी शायद ही कभी रुक सके। झड़पों के दौरान अफगानिस्तान के तालिबान सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना के जवानों को सिर्फ मारा ही नहीं, बल्कि उनके टैंकों और बख्तरबंद वाहनों पर भी कब्जा कर लिया। तालिबान लड़ाके पाकिस्तानी सैनिकों को मारने के बाद उनकी पैंट तक उतार ले गए और अफगानिस्तान के अंदर उन्हें जश्न की परेड में दिखाया गया। अब अफगान सीमा के पास एक आत्मघाती हमले में कम से कम 30 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जबकि 13 अन्य घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक ये हमला तहरीके तालिबान पाकिस्तान से जुड़े लड़ाकों ने किया। हमला उत्तरी वजीरिस्तान में एक पाकिस्तानी मिलिट्री बेस पर हुआ। कैसे हुआ यह हमला, क्यों कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान युद्ध फिर शुरू होने वाला है, पाकिस्तान को कैसे फिर फजीहत का सामना करना पड़ा है, आपको बताएंगे। मेहमानों से चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक का टीटीपी ने लिया बदला। उत्तरी वजीरिस्तान में पाक सेना के कैंप पर आत्मघाती हमला। टीटीपी ने फिर पाक सैनिकों को उतारा मौत के घाट। पाक तालिबान युद्ध कभी भी हो सकता है शुरू। पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान के मीर अली इलाके में जुमे के दिन आत्मघाती हमला हुआ। जानकारी के मुताबिक इस हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक का टीटीपी ने बदला ले लिया है। बताया गया कि एक टीटीपी लड़ाके ने विस्फोटक से भरे वाहन को एक किले की चार दीवारी में घुसा दिया, जो एक सैन्य शिविर के रूप में काम करता था। लिहाजा विस्फोट में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। बताया गया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच सीजफायर बढ़ाने को लेकर कतर में बातचीत हो सकती है, लेकिन इससे पहले ही उत्तरी वजीरिस्तान के मीर अली में पाक सैन्य अड्डे पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने हमला कर दिया, जिसमें कम से कम 30 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। पाक फौज को नुकसान और होता, क्योंकि इस विस्फोट के तुरंत बाद 3 और टीटीपी लड़ाकों ने मौके का फायदा उठाकर आर्मी कैंप के अंदर घुसने की कोशिश की। हालांकि पहले से ही हाई अलर्ट पर तैनात पाक सुरक्षा बलों ने हमले को रोक दिया। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में तीनों घुसपैठियों को मार गिराया। इतना ही नहीं, बाजौर में भी तंगाई ब्रिज पर एक विस्फोट किया गया। हालांकि इस हमले में किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि ब्रिज के टूटने से कई इलाकों की कनेक्टिविटी टूट गई है और पाक सेना के मूवमेंट पर इसका बड़ा असर पड़ा है। क्योंकि लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं कि पाक आर्मी अफगान बॉर्डर पर डिप्लॉय हो रही है। पाक सेना की गाड़ियां अफगान बॉर्डर की ओर बढ़ रही हैं, लेकिन इस पुल के टूटने से पाक सेना का मूवमेंट धीमा हो गया है। दरअसल पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान का तालिबान शासन टीटीपी को पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल करने दे रहा है। उनका आरोप है कि टीटीपी अफगानिस्तान की जमीन पर खुद को मजबूत कर पाकिस्तान के लोगों और सुरक्षा बलों पर हमले कर रहा है। हालांकि अफगान तालिबान इन आरोपों से इनकार करता रहा। खैर, कभी एक दूसरे को बिरादर कहने वाले पाकिस्तान और अफगानिस्तान आरोप प्रत्यारोप के बीच सीमा पर लड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने 15 अक्टूबर की सुबह अफगानिस्तान पर बड़े हमले किए थे। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में सैकड़ों अफगानियों की मौत हो चुकी है। हालांकि लड़ाई में पाकिस्तान को और अधिक चोट पहुंची है और अफगानिस्तान ने उसे धूल चटा दी है। अफगान तालिबान के आगे पाकिस्तानी सैनिकों ने घुटने टेक दिए और मैदान छोड़कर भाग गए। पाकिस्तान के हमले के बाद अफगानी लोग लड़ाकों के साथ एकजुट हो गए। अफगानिस्तान में टीटीपी के 2 गुटों ने पाकिस्तान के खिलाफ एक होने का ऐलान भी कर दिया। इनमें से एक का नेतृत्व कुर्रम जिले के मुफ्ती अब्दुल रहमान कर रहे हैं और दूसरा खैबर जिले की तेराह घाटी के कमांडर शेर खान हैं। इन दोनों कमांडर्स ने टीटीपी के तरफ वफादारी की कसम खाई है।
और इस पर हमसे बातचीत करने के लिए दो बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ हम आपसे करवा देते हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन है यूके देवनाथ जी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही हमारे साथ इस वक्त डीके गुप्ता जी भी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर न्यूज़ इंडिया पर। और सबसे पहले डीके गुप्ता जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ इस बीच, क्योंकि जिस तरीके से अफगान तालिबान और पाकिस्तानियों के बीच में जो झड़प की शुरुआत हुई, कहा यह भी जा रहा है कि 1947 के वक्त में जो डूरंड लाइन जिसका जिक्र किया जा रहा है, उससे ये खाई पनपी और उसके बाद से आज तक ये खाई भरने नहीं पाई है। लेकिन इसका अब समीकरण हम कह ले, या फिर अब जो स्थिति देखने को मिल रही है दोनों ओर से, आखिर इसका नतीजा होगा क्या अंत में? जी, आपको देवनाथ जी को नमस्कार। मैं अगर जैसे मैं बताऊं कि जब भारत और चीन के बीच में स्टैंड अप हुआ था लद्दाख में, तो एक बहुत ही नॉर्मल चीज, मैं उसमें एक एस्से भी लिखा था, आर्टिकल भी था, कि अब ये इंडिया और चाइना के बीच में एक नॉर्मल रूटीन हो जाएगा। इसी तरह से डूरंड लाइन और जो भी अंग्रेजों के द्वारा सेटल्ड किए हुए व्यवस्थाएं थी, वो आज तक अगर आप साउथ ईस्ट एशिया में या इंडो पैसिफिक में कहीं पर भी देखेंगे तो वो आपको हमेशा से एक अनस्टेबल सेटलमेंट के रूप में दिखेगा। वो डूरंड लाइन भी है, उस रेड क्लिफ लाइन भी है, एलएसी भी है, एलओसी भी है। तो एक नॉर्मल रूटीन उन लोगों ने, क्योंकि उन्होंने जो चीजें बनाई थी वो एक जस्ट एडजस्टमेंट और किया और एक स्टडी के अनुसार लाइन खींची। लेकिन तालिबान और अफगानिस्तान के लोग डूरंड लाइन को आज भी पाकिस्तान की या ब्रिटिश हुकूमत की ज्यादती मानते हैं, और वो कहते हैं कि आज हम लोग अंग्रेजों के बनाए हुए लाइन पे चल रहे हैं, उनकी बात हम मानते हैं और अपने पड़ोसी की बात नहीं मानते। तो डूरंड लाइन हमेशा से दिक्कत रही। अब रही तालिबान और इसके बीच में, देखिए तालिबान और पाकिस्तान के बीच में रिलेशन अच्छे भी हो सकते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2 साल 3 साल पहले, 4 साल पहले ये माना जाता था स्ट्रेटेजिकल एरेना में कि शायद पाकिस्तान और तालिबान मिलकर भारत के अगेंस्ट मुहिम चला सकते हैं, और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज और आईबीज और रा वगैरह हमेशा सतर्क रहती थी। आईएसआई और या पाकिस्तान और तालिबान के लोग कहीं जम्मू कश्मीर में हस्तक्षेप वो जगह आईएसआई किया, लेकिन तालिबान के अभी हमारे पास ज्यादा वैसे नहीं आते। तो ये नॉर्मल रूटीन है, लेकिन परिस्थितियां बदलती हैं स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब उसमें विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप होता है। अब यहाँ पे मैटर है कि ये नॉर्मल रूटीन बन चुका है। अब इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान अचानक टीटीपी पहला अटैक जब पाकिस्तान में क्लेम किया था 2009 में किया था, लेकिन आज तक 2009 से लेकर अब तक बिल्कुल पाकिस्तान शांत था, यूएस शांत था, तालिबान के बीच लड़ाई नहीं हुई, न उसने अटैक किया। स्ट्राइक का मतलब हुआ क्या? अभी देखिए शर्म शेख में एक इवेंट को समझिए। शर्म शेख में सारे हेड ऑफ द स्टेट्स को बुलाया था, 20 हेड ऑफ द स्टेट्स को बुलाया गया था, मोदी जी नहीं गए थे। उसमें जो है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को भी बुलाया गया था, जबकि ये प्रोटोकॉल के अगेंस्ट था। अभी क्या है कि पाकिस्तान में सत्ता दूसरी तरह की है। एक प्रैक्टिकल एग्जीक्यूटिव हेड जो है मुनीर है, और जो वहां की सरकार चला रहा, जो हस्ताक्षर करने वाला है वो शाहबाज है। तो वहां पे कोई भी काम जो पाकिस्तान में करवाना है वो मुनीर से करवाना है। तो मुनीर के पिछलग्गू हैं इसमें शाहबाज, और मुनीर है पिछलग्गू अमेरिका के। तो वहां पे बुला के रणनीति लगाई, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका जो अफगानिस्तान में जो पोर्ट है उस पे क्लेम कर चुका है, क्योंकि उस पर कि मुझे कब्जा चाहिए। उसके लिए अब रणनीति बनाई जा रही है कि इंगेज करो अफगानिस्तान को। इंगेज करने के बाद आप उसमें आइए, फिर अमेरिका उसमें एंट्री करेगा और चुपचाप बरगाम पोर्ट, ठीक है, उसके बाद देखेंगे फिर शांति यहाँ हो जाएगी। यहाँ पे जी सर, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ यूके देवनाथ सर भी बने हुए हैं। सर, जिस तरह अभी हमने डीके गुप्ता जी को सुना, और उनका ये भी कहना है कि आगे आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि कहीं अमेरिका की एंट्री ना हो जाए, और अमेरिका इस वजह से अब तक भी शांत बैठा हुआ है कि जिस तरह ये दोनों देश आपस में उलझ रहे हैं, निपट रहे हैं, लेकिन सब पड़ोसी होने के बावजूद भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अचानक से इस तरीके की दुश्मनी की तस्वीरें क्यों आनी शुरू हो गई, जबकि दोनों का धर्म भी एक ही है। और ऐसे तो पहले कभी हम देखते हैं कि दुश्मनी हो जाती है, कभी इन दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। एक बार फिर से पुरानी दुश्मनी का राग अलापना दोबारा शुरू कर दिया गया। उसके बाद हमने ये भी देखा कि कई बयानबाजियां हुई, कई तरीके के पोस्ट भी हमने देखे हैं, और यहाँ तक ये जो सरेंडर वाली तस्वीरें आ रही है पाकिस्तानी आर्मी को लेकर, सर इस पर भी मैं आपका टेक चाहूंगी। सुरभ जी, ऐसा हुआ कि 15 अगस्त 2021 तक
तालिबान को मालूम था कि वो पूरी तरह से निर्भर करते हैं पाकिस्तान पर सेंचुरी के लिए, ट्रेनिंग के लिए, हथियारों के लिए और फंडिंग के लिए। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान से अमेरिकन फौजों को खदेड़ दिया, वो भागने के लिए मजबूर हो गए। अब बगराम एयरपोर्ट की बात हो रही थी, काबुल के उत्तर में है, वहां से C-17 भर के लास्ट जो अमेरिकी दूतावास के कर्मचारी थे वो भागे, और C-17 एयरक्राफ्ट में भर के लास्ट जो 200 या 300 अमेरिकन ट्रूप्स थे, मेरीन कमांडो, रियर गार्ड, वो भी भागे। उसके बाद पाकिस्तान ने थोड़ा जल्दीबाजी कर दी। उन्होंने तुरंत अपने ISI के चीफ को एक हेलीकॉप्टर में भेज दिया काबुल, और वो वहां जाकर इस उम्मीद से पहुंचे कि अब तो तालिबान जो है उनकी मुट्ठी में है और तालिबान को वो अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाएंगे। इसका थोड़ा विरोध हुआ और 48 घंटे के अंदर तालिबान की जो लीडर्स थे उन्होंने ISI चीफ को 17 या 18 अगस्त की बात है 2021, उसको वापस उसी हेलीकॉप्टर में बिठाकर वापस रावलपिंडी इस्लामाबाद भेज दिया। जी हुआ ये कि पाकिस्तान ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी। उन्होंने सोचा कि अब काबुल हमारे हाथ में, अफगानिस्तान हमारे हाथ में, जबकि तालिबान लड़ाकों का ये धारणा था कि लड़ाई तो उन्होंने लड़ी अब अमेरिका के खिलाफ और उन्होंने ही शहादत दी, तो वो अफगानिस्तान को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे। वो जो खाई बनी वो आज तक पाकिस्तान पाट नहीं पाया है। जी ठीक है, लेकिन सर इसमें भी जिस तरीके से ये जिक्र आता है, ये कहा जाता है कि 2001 से लेकर के और 2021 तक में भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध वैसे तो ठीक थे, लेकिन जिस तरह अमेरिका की एंट्री हुई थी अफगानिस्तान में, एक लंबे समय तक अमेरिकी ट्रूप्स भी रहे थे, और उसके बाद जो स्थितियां हमने बिगड़ती हुई देखी, क्योंकि अफगानिस्तान की ओर से कई सारे आरोप ये लगा दिए गए कि पाकिस्तान तो उनकी सरजमी का इस्तेमाल कर रहा है उन आतंकवादियों को पालने पोसने के लिए, उन तालिबानियों को पनाह देने के लिए। पहले ट्रेन भी किया गया, हथियार भी दिए गए, और आज वही तालिबानी आज पाकिस्तान के लिए उनकी जान की आफत बने बैठे हैं। अब DK गुप्ता जी, इस सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि इससे कितना प्रभाव बाकी पड़ोसी देशों पर पड़ेगा? देखिए, मैं अभी इसको सुरभि जी युद्ध नहीं कहूंगा, एक झड़प चल रही है, और ये झड़प एक्चुअली इनफैक्ट ये क्या बोलते हैं, कॉस्मेटिक है, नेचुरल नहीं है, कॉस्मेटिक है। देखिए, TTP का इतिहास पुराना है, लेकिन अचानक हुआ क्या, ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या हुआ कि जितने भी आतंकवादी संगठन जिनको कि भारत ने घुस के मारा, उन्होंने एक सेफर स्टडी लेने के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं पख्तूनवा बॉर्डर्स पे, अफगानिस्तान बॉर्डर पे। वहां पे जो लोकल्स पख्तूनवा हैं, जो कि अपने आप को एक्चुअली अफ्रीकन अफगानी मानते हैं, वहां पे TTP की पैठ अच्छी है। तो वहां है कि जब इनके हेडक्वार्टर्स वहां बन रहे ताकि वहां से इंडिया के अगेंस्ट ऑपरेट प्रॉपरली करें, तो वो इंटरनली वो उनको शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए एक सेफ हाइवन तैयार कर रहे हैं मुरीद, ताकि वहां पे बन। तो उसका भी एक जो TTP की तरफ से हो रहा है कि एक कभी आज भारत के खिलाफ जरूर लड़ेंगे, लेकिन कल अफगानिस्तान के खिलाफ भी लड़ सकते हैं। तो अपनी सत्ता नहीं छोड़ना चाहता TTP वहां पे, वो बहुत ज्यादा अटैक करना शुरू कर दिया पिछले 2 या 3 महीने से। ये देखे होंगे कि कितनी घटनाएं हुई हैं, कितने सैनिक मारे गए TTP के द्वारा। अचानक ये बढ़ा हुआ है क्योंकि इनके हेडक्वार्टर्स बनने शुरू, बिल्डिंग्स भी बनने शुरू हो गई हैं। दूसरी बात ये थी कि जो भारत ने बड़ा था, मतलब मैं जो पिछले 2 हफ्ते का एपिसोड रहा है, आई एम रियली डिलाइटेड कि भारत ने जैसे सऊदी अरबिया पाकिस्तान के साथ जो समझौता हुआ है, उसके बाद भारत ने तुरंत एस्केलेट किया और उसको एंगेज कर दिया। एक तो ईरान के बॉर्डर पे बलूचिस्तान के साथ पाकिस्तान एंगेज था, अभी उसने कर दिया अफगानिस्तान पे बिल्कुल TTP के साथ जैसी स्थिति। तब पाकिस्तान बिल्कुल घिर गया। भारत की बहुत बड़ी एक सफलता है अगर वो अफगानिस्तान को अपनी तरफ ले लेता है तो, क्योंकि 2 तरफ से अटैक हो रहे हैं। भारत और पाकिस्तान में 2 अंतर आ रहे हैं पिछले 10 सालों के अंदर। भारत में जितने भी आतंकवादी संगठन थे, या भारत में जैसे नक्सलवाद था, नॉर्थ ईस्ट में जो उग्रवाद था, सब भारत में समाप्त हो चुके हैं। इसमें सारे हाइड में चले गए हैं। नक्सलवाद लगभग खत्म होने जा रहा है। JNK में 370 लग चुका है, वहां पे कोई पत्थरबाजी नहीं होती। सेम चीज पाकिस्तान में उभर के आ गई। बॉर्डर में पाकिस्तान परेशान है, तो इसलिए भारत की कूटनीतिक कोई सफलता है
और यहाँ पे जो तालिबान सर आपने कूटनीति का जिक्र किया, डीके गुप्ता जी सवाल आपसे ही रहेगा, उसके बाद मैं यूके देवनाथ जी के पास जाऊंगी। सर सवाल आपने कूटनीति को लेकर किया क्या, इसीलिए इससे जुड़ा हुआ मैं सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, क्या इसमें भारत एक तीसरे खिलाड़ी की तरह वाकई उभर रहा है? क्योंकि आपने भी अभी जिस डिप्लोमेसी का जिक्र किया, हमने देखा था कि जिस दौरान कैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जिस वक्त हालात नहीं ठीक थे, अमेरिका ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, अफगानिस्तान के ऊपर से हाथ हटा दिया था, और उसके बाद से ये युद्ध जैसे हालात, संघर्ष बहुत ज्यादा हमने देखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। अफगानिस्तान किस तरीके से नीचे की ओर बिल्कुल ही वो खिसकता चला गया था, उस दौरान भी भारत आगे आया था और भारत ने उस दौरान $3 बिलियन की आर्थिक सहायता दी थी। यहां तक कि सॉफ्ट डिप्लोमेसी हमने देखी जब अफगानी स्टूडेंट्स को यह कहा गया था कि भारत में स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो क्या सर ये तीसरे खिलाड़ी के तौर पर भारत उभर रहा है इस वक्त? भारत के पिछले 6 से 7 महीने का अगर हम मतलब 1 साल का देखें तो मैं प्रधानमंत्री मोदी को कभी नेता नहीं देखता हूं। ऑलवेज रिस्पॉन्स करते हैं, रिस्पॉन्स करने वाला हमेशा लीडर वो कम से कम वेट करता है सिचुएशन का। तो मोदी जी का देखिए, पहले हम श्रीलंका से उठाते हैं। श्रीलंका में चाइना कब्जा कर चुका था लगभग आर्थिक रूप से, वहां पे स्टैम्पेड हुआ, पूरा राष्ट्रपति भगे वहां से। भारत ने कूल काम करके उनको सपोर्ट किया फाइनेंशियली। क्या है कि इमेज बना के आज वहां पे एमडीएल की तरफ से पहला इन्वेस्टमेंट हुआ भारत का। भारत से संबंध श्रीलंका से पड़ोसी हो गए। मालदीव बिल्कुल अग्रेसिव था कि भारत के सारे सैनिकों के ट्रेनिंग सेंटर्स को भी वहां से हटवा दिया। भारत ने रिएक्ट नहीं किया, भारत ने रिस्पांस दिया। और कुछ दिन बाद देखिए वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हमारे देश आए भी और शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिए और उसके बाद इन्वेस्टमेंट भारत किया। बांग्लादेश में हमारे रिलेशन अच्छे थे, वहां पे खराब किया गया। लेकिन पिछले 3-4 महीने से बांग्लादेश में कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इंडियंस के खिलाफ नहीं हो रहे हैं, जो हिंदुओं के खिलाफ नहीं हो रहे हैं। इस तरह नेपाल में चाइना के अगेंस्ट था भारत, वहां से भी भारत ने एक रिस्पॉन्स किया, चुपचाप अंदर अंदर कूटनीति से रिस्पॉन्स करता रहा। नेपाल अब लगभग भारत के हितैषी राज्य के रूप में वहां स्थापित हो गई सत्ता। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो तालिबान में भी चुपचाप भारत से आतंकवादी गुटों का समर्थक नहीं है। लेकिन कूटनीति में जब यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप जब यानी हम ये मान सकते हैं कि भारत अभी सही समय आने का इंतजार कर रहा है। सर मैं लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ यूके देवनाथ जी भी बने हुए। सर सवाल यही है कि क्या वाकई वेट एंड वॉच की स्थिति में इस वक्त भारत है और भारत उस रणनीति पर काम कर रहा है कि अगर अभी शांति के तौर पर पूरे माहौल को देखा और समझा जाए, परखा जाए, उसके बाद जब एक्शन लेने की बारी आएगी भारत तब आगे आएगा। अभी सब कुछ हो शांति से, सब सिर्फ देख रहा है, समझ रहा है सिचुएशन। जी हाँ सौरभ जी, हो यह रहा कि भारत का दृष्टिकोण अफगानिस्तान की तरफ काफी परिपक्व रहा। हम अंग्रेजी में बोलते हैं मैच्योर। हमने कोई भी चालबाजी करने की कोशिश नहीं की। पाकिस्तान हर रोज जहाँ पे भी कोई उसको मंच मिलता है बोलता रहता है। अब तो ख्वाजा आसिफ उनके डिफेंस मिनिस्टर भी बोल रहे हैं कि भारत ने ही अफगानिस्तान में उनको भड़काया है पाकिस्तान के खिलाफ एक्ट होने की, जबकि असल में ऐसी कोई बात नहीं है। भारत जो है अफगानिस्तान में एक नरम कूटनीतिक रुख अपना रहा है। हम अफगानिस्तान के लोगों के साथ हैं, हम अफगानिस्तान में अलग अलग डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में साथ हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अफगानिस्तान के लोगों का हम भारत में वेलकम करते हैं, चाहे वो ट्रीटमेंट के लिए आए या चाहे वो पढ़ाई लिखाई के लिए आए या धार्मिक पिलग्रिमेज के लिए आए। तो इससे हमें जो सॉफ्ट डिविडेंड मिलेगा उससे आने वाले समय में अफगानिस्तान में हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। देखिए हम बहुत यथार्थवादी हैं, हमें मालूम है कि अफगानिस्तान में हमें किससे कम्पीट करना है। पाकिस्तान से हाँ, चीन से हाँ, चीन भी बहुत बढ़ चढ़ के अफगानिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका डेफिनेटली, डोनाल्ड ट्रंप तो बोलते हैं बगराम एयरपोर्ट उनको चाहिए। तो हम जो हैं बहुत ही यथार्थवादी तरीके से नरम सॉफ्ट अप्रोच से अफगानिस्तान में गए हैं। हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, ना ही हम कोई चालाकी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हथियार लेकर हम अफगानिस्तान जाने का हमारा कोई इरादा भी नहीं है, चाहे परोक्ष रूप से या गुपचुप तरीके से। जी ठीक है सर, मैं आपके पास भी लौट रही हूँ और इस बीच हमारे साथ मियां आसिफ अली जी पाकिस्तानी पत्रकार भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी न्यूज इंडिया पर। सर सवाल ये कि क्या डूरन लाइन को लेकर पाकिस्तान के लिए वाकई एक चिंता अब बनती जा रही है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतना बड़ा इशू है। मसला तो अफगानिस्तान के साथ रहा है ड्यूरेंट लाइन को लेके,
लेकिन ड्यूरेंट लाइन जाहिर बात है एक सरहद मौजूद है दोनों मुल्कों के दरमियान और आज से नहीं है, तवील अरसे से है। लेकिन सर अफगानिस्तान तो मानता ही नहीं है ना। अफगानिस्तान के लोगों का तो ये कहना है कि हम पर थोपा गया था जबरन। असल में यही बात है ना कि बाजू का हर बंदा चाहता है कि अपनी मर्जी से वो देखे। आप पीछे चले जाएं, आप महाराजा रंजीत सिंह का दौर देख लें, आप अंग्रेज से भी पीछे चले जाएं ना। ब्रिटिश का चलो जी, वो कहते हैं कि 1893 में हमारे ऊपर थोप दिया गया, तो जब महाराजा रंजीत सिंह का यहाँ पे दौर था, लाहौर दरबार की जो हुकूमत थी, तो वो भी तो वहीं तक थी ना, वो भी तो बॉर्डर तो वही है। अगर उससे भी हम पीछे चले जाए, औरंगजेब के दौर पे आप चले जाए, तो वहां पे भी तो यही थी सर। लेकिन उस दौरान आपने महाराजा रंजीत सिंह का जिक्र किया सर, उनकी भी तो सहमति थी भारत के साथ में शामिल होने की सर, तभी तो शामिल हुआ ना। खैर सर, भारत के साथ और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हैं सर, इस पर इस वक्त बातचीत नहीं हो रही। पाकिस्तान इस वक्त आखिर अपने ही मुल्क में इतनी चौतरफा तरीके से क्यों घिरता हुआ नजर आ रहा है? कभी बलूचिस्तान से, कभी खैबर पख्तूनख्वा से खबरें सामने आती है, कभी कोई अचानक से अज्ञात व्यक्ति की ओर से हमला कर दिया जाता है, कभी एक कार अचानक बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से वहां पर कई लोग घायल हो जाते हैं, कुछ लोगों की मौतें हो जाती है, कई सैनिक अब तक मार गिराए गए हैं सर। और अफगान के साथ में अब ये संघर्ष। देखिए, अफगानिस्तान के साथ तो जहां तक मिलिट्री के हवाले से बात है, तो वो तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना पाकिस्तान का। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का तो इस हवाले से कुछ बनता ही नहीं है। ये वही आप सेम बात करें जो आप इंडिया और नेपाल का जिस तरह कंपैरिजन नहीं है आपस में, इसी तरह पाकिस्तान और अफगानिस्तान को तो कंपेयर किया ही नहीं जा सकता, और ना ही ये कोई इतना बड़ा इशू है। किस आधार पे कंपेयर ना करें? क्योंकि हमने तो वो वीडियोस भी देखे हैं जबकि पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया सामने से सर। अच्छा, आपने शायद वो वीडियोस आपने भी देखी होंगी और मैंने भी देखी हैं, बड़े गौर से देखी हैं, जिसमें वो एक पंजाबी फौजी की बात कर रहे हैं बार बार कि तुम कौन हो। वो फौजी कहता है मैं पंजाबी हूँ, और जो एक्सेंट है उसका वो पख्तून है, यानी वो अफगानियों का अपना एक्सेंट है, पंजाबियों का वो एक्सेंट भी नहीं है। मैं सोच रहा था यही बात कि कम से कम इनको कोई प्रोड्यूसर अच्छा ले लेना चाहिए जो इतना उन्हें समझा दे कि भाई जब किसी कौम का आप बंदा बना के पेश करते हैं तो उसका एक्सेंट तो वो वाला ले लो जो नजर आ रहा होता है कि ये तो, यानी कि वो इतना ज्यादा बचगाना किस्म की वीडियोस भूल गए ना कि उन्हें स्क्रिप्ट आपसे लिखवानी है, भूल गए वो कि आपसे स्क्रिप्ट लिखवा लेनी चाहिए थी उन्हें। आप शायद ज्यादा अच्छा बता देते कि स्क्रिप्ट कैसे लिखी जानी चाहिए। खैर, क्योंकि वो हमने इससे पहले भी देखा है पाकिस्तान का रुख सर, और भी वीडियो सामने आए हैं, सोशल मीडिया को न जाने अपने खंगाला होगा या नहीं खंगाला होगा, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का जो संघर्ष चला था उस वक्त तो आप लोगों ने पाकिस्तान को पूरी तरीके से जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया था सोशल मीडिया पर। वो वीडियोस भी हमने देखे थे। अब जो वीडियोस वायरल हुए, कम से कम ये वीडियोस देख लीजिए सर कि पाकिस्तानी सैनिकों के पैंट्स उतरवा करके अफगानी तालिबान लेकर गए हैं, वो झूम रहे हैं सर, जीत का जश्न मना रहे। मैं इस मौके पे पाकिस्तान और इंडिया का जो जंग हुई थी उसका जिक्र नहीं करना चाह रहा था, लेकिन उस मामले में तो डोनाल्ड ट्रंप साहब भी काफी हैं। मेरा ख्याल है वही हमारी गवाही हर जगह देते फिर रहे हैं दुनिया में कि हमने इतने त्यारे गिराए हैं आपके, तो वो तो मेरा ख्याल है अब अमेरिकी सदर से बढ़कर तो किसी की गवाही नहीं हो सकती कि कौन उस जंग में जीता और कितना जीता। तो और ये पहली दफा हुआ है ऐसा, वरना अमूमन जंगें होती है और खत्म हो जाती है। इसी वजह से आप लोगों की डीजीएमओ के बयान और आपके फील्ड मार्शल के बयान, आपके प्रधानमंत्री के बयान, सबके बयान बिल्कुल मेल नहीं खाते एक दूसरे से, इसी वजह से झूठ पकड़ा जाता है सर। इसलिए पहले आप अपनी स्क्रिप्टिंग पे अच्छे से काम कर लीजिए सर, दूसरों को स्क्रिप्टिंग सिखाने से बढ़िया पहले अपनी स्क्रिप्टिंग पे काम कर लीजिए सर। एक चीज है जिसको हम कहते हैं प्रोपिगेंडा और कुछ होते हैं हकाइक। अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो मेरा ख्याल है मैं भी कई घंटे बैठ के हम एक दूसरे के साथ बहस करते रहेंगे और दलाइल देते रहेंगे। और दूसरी तरफ है हकाइक, जो हकाइक ये हैं कि अफगानिस्तान जो है वो कभी भी सरवाइव नहीं कर सकता किसी जंग में पाकिस्तान की मदद के बगैर, जो एक हकीकत है। और इससे पहले आप ये देखें कि अफगानिस्तान में तो जो भी आया उसने आते ही उसको फतह कर लिया ना। अब आप देखते हैं कि जब वहां पे सिकंदर आया, अलेक्जेंडर जिसे दी ग्रेट भी कहा जाता है, मैं तो ऐसे उसे ग्रेट नहीं कहता, उसने आते ही दिनों के अंदर उसको फतह कर लिया। उससे पहले दारा योश ईरान से आए, उन्होंने कर लिया। हमारे चंद्रगुप्त मौर्य गए, इन्होंने फतह कर लिया। उधर से चंगेज खान आया, उसने कर लिया। बाबर गया इधर से, उसने कर लिया। फिर औरंगजेब की हुकूमत रही, जहांगीर की रही, वहां पे शाहजहां की रही। यानी कि आप जो काबुल और कंधार हैं वो हमेशा से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है और जिसके
मेजोरिटी हिस्से पे ऑलमोस्ट जो पाकिस्तान इस वक्त मौजूद है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन पे ही मौजूद है, और इनकी हमेशा हुकूमत रही है वहां पे। तो वो सवाए अहमद शाह अब्दाली के दौर के कभी भी अफगानिस्तान एज ए कंट्री बाकी नहीं रहा। तो पहली दफा अहमद शाह अब्दाली ने उसे बनाया, लेकिन उसको भी लाहौर दरबार की जो हुकूमत थी, तो आप दोस्ती दिखा देते सर अफगानियों के साथ में, आप दोस्ती दिखा देते तो संघर्ष की तस्वीरें ना आती सामने, अगर बाकियों ने कब्जा करने की कोशिश की थी तो। खैर सर, मेरे पास समय का अभाव है और इस बीच माफी चाहूंगी कि आप लोग का जवाब अभी पूरा नहीं हो पाया है, इसीलिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ जुड़े, तमाम हमारे साथ आपने बातें भी अपनी अपनी रखी है। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े, हमारे साथ डीके गुप्ता जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े, और मियां आसिफ अली जी हमारे साथ जुड़े, पाकिस्तानी पत्रकार। आप तीनों का बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे सवालों के जवाब देने के लिए।